नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 30 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 30 का जो पहला क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा। अगर भारत का जो राष्ट्रपति है अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र जो है भारत की उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 56 का जो ए है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। ये बात यहाँ पे आर्टिकल 56 के 1 में बोली गई है। साथियों, अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति की, अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति किसको देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति की शपथ की, तो भारत की राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाने का ओथ जो देता है वो कौन देता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद नंबर 60। भाई, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ की, राष्ट्रपति की ओथ की बात करता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एसपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी वो क्लास आपको सेम एज इट इज़ रिकॉर्डेड देखने को मिलने वाली है। साथ में आपका एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर यहाँ पे पढ़ाने को यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि भारत का उपराष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो देखो, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो दोनों चीज़ें भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही देता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अब मैंने बात की भारत के मुख्य न्यायाधीश की कि भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहा था भारत के राष्ट्रपति को। लेकिन बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। अब इसने तो दिलाई थी भारत के राष्ट्रपति को, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो ओथ दिलाने का काम कर रहा है, शपथ दिलाने का काम कर रहा है, वो भी कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति। मतलब कि आपस में दिलाई, राष्ट्रपति को दिलाई भारत के मुख्य न्यायाधीश ने और भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसने दिलाई? राष्ट्रपति ने। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। बहुत दफ़ा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो शपथ है वो कौन दिला रहा है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनको जो शपथ दिलाने का काम करता है वो भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अगर बात करें भारत की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, भारत की महान्यायवादी की, तो इनकी बात भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में की जाती है। तो भारत के महान्यायवादी की बात किस में की जाती है? आर्टिकल नंबर 76। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर बात करें वर्तमान में भारत के महान्यायवादी की, तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी। क्या नाम है? आर वेंकट रमनी। तो आर वेंकट रमनी कौन है? तो वर्तमान में ये भारत की महान्यायवादी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और ये भारत के कौन से नंबर के महान्यायवादी है? तो ये भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आप संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और बात हो रही है संसद की और आप संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है भाई वो आपकी 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बात करें संसद की, तो आर्टिकल नंबर 79 जो है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद नंबर 79 जो है भारत के संसद की बात करता है। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। अगर तो आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 साल उम्र होनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात की है संसदीय चुनाव। संसदीय बोले तो राज्यसभा लोकसभा दोनों का मिनिमम, दोनों में से एक आपको बताना, तो मिनिमम आपकी लोकसभा में। तो लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो
नॉर्मल आपकी जो एज है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो उम्र है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत में वोट छोड़ने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वोट छोड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 18 साल, और चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 25 साल। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। और अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उपराष्ट्रपति का, तो उसकी उम्र भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। तो राज्यसभा का 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 और वोट छोड़ने के लिए 18। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपकी जो पटवारी परीक्षा है या वनडे जो आपकी परीक्षा रहती है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपका संविधान के किस अनुच्छेद में मनी विल धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जहाँ पे धन विधेयक के बारे में बोला गया है, तो वो है आपका अनुच्छेद नंबर 110। आर्टिकल नंबर 110 जो है वो आपके मनी विल के बारे में बात करता है, धन विधेयक के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात की गई है। तो आर्टिकल 110 में, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 110 है उसमें धन विधेयक के मनी विल की बात की गई है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो आर्टिकल, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, डिप्टी स्पीकर को देता है। और उपाध्यक्ष, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो किसको देता है, स्पीकर को, आपस में देते हैं। लोकसभा का स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राज्यसभा की बात किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा के बारे में बात करता है, और लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 81। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन से परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया। वैसे बात करें सूचियों की, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th जो शेड्यूल है, वहाँ पे लिस्ट के बारे में बोला गया है, सूचियों के बारे में बोला गया है। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। आपकी संघ सूची है, आपकी यूनियन लिस्ट है, आपकी स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची, और आपकी कंकरेंट लिस्ट है। देखो, जो तो आपकी संघ सूची होती है, इसके लिए जो कानून बनाता है वो बनाती है आपकी कौन, केंद्र सरकार। भाई आपकी राज्य सूची, जिसका नाम ही राज्य सूची है, तो इसके लिए कानून बनाएगा राज्य सरकार। और समवर्ती सूची के लिए कानून राज्य और केंद्र दोनों बनाएगा, जो आपका यूनियन में भी आता है और राज्य में भी आता है, तो वो आपका कौन सा होता है, समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियाँ भारतीय संविधान में होती है। बात हो रही है शिक्षा की, तो शिक्षा देखो, आपने सीबीएसई बोर्ड भी सुना होगा, एचपी बोर्ड भी सुना होगा। तो शिक्षा जो आता है वो आपकी किस सूची में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के लिए केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। तो शिक्षा किस में आएगा, आपका समवर्ती सूची में आएगा। तो शिक्षा आपका किस में आता है, समवर्ती सूची में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो विवाह तलाक ये किस में आता है, तो विवाह तथा तलाक भी आपका समवर्ती सूची में आता है। बिजली आपने सुना ही होगा, बिजली किस में आता है, तो बिजली भी आपका समवर्ती सूची में आता है। आपका आपने सुना होगा बहुत बार, मतलब कि कौन सा, आपका कीमत नियंत्रण, आपका प्राइस कंट्रोल, वो भी किस में आता है, आपका समवर्ती सूची में आता है। बहुत बार आपने समवर्ती सूची में वन भी सुना होगा, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, ये भी किस में आएगा, आपका समवर्ती सूची में। बात करें समवर्ती सूची की कंकरेंट लिस्ट की, इसमें कितने विषय है, तो पहले इसमें विषय थे कितने, 47, लेकिन अब कितने हो गए, 52 विषय। तो 52 सब्जेक्ट आपकी किस सूची में है, आपकी समवर्ती सूची में। आपको ये बात डिटेल से याद रखनी है। इस बार तो पूछ लिया था कि समवर्ती सूची में क्या क्या आता है। अगर बात करें राज्य सूची की, राज्य सूची में क्या क्या विषय आते हैं, तो राज्य सूची में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका आता है वो आपका क्या है, कृषि। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि किस सूची का विषय है, तो कृषि आपका राज्य सूची का विषय है। कृषि के अलावा आपका जेल हो गया, जेल भी आपका किसका है, आपका राज्य सूची का है। आपके स्थानीय सरकार, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है और पंचायतें हैं, ये किस में आता है, आपका राज्य सूची में आता है। आपका जन स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये किस में आता है, जन स्वास्थ्य आपका इसमें ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका
किस में आता है, राज्य सूची में आता है। तो आपको याद रखना है कृषि है, जेल है, ये सारा का सारा किस में आता है, राज्य सूची में। राज्य सूची के लिए जो आपका कानून है वो राज्य सरकार बनाती है, और इसमें वर्तमान में अगर मैं राज्य सूची की बात करूँ तो राज्य सूची में आपके वर्तमान में 61 विषय है, लेकिन जब ये बना था तो पहले कितने थे, तो 66 थे, पहले 66 थे, लेकिन अब कितने हैं, अब आपके 61 विषय रह गए। बात करें संघ सूची की, जिसके लिए कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। आपने सुना होगा रेलवे, आपने सुना होगा वायुयान जो है वो इंडियन रेलवे बोर्ड होता है। वायुयान में एरोप्लेन भी कोई हिमाचल एरोप्लेन सर्विस नहीं होती, इंडियन एयरलाइन सर्विस होती है। डिफेंस, रक्षा, विदेशी मामले, ये सब किस में आता है, बैंकिंग, ये सब के सब जो आपका संघीय सूची में आता है, आपका यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में कितने विषय, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूनियन लिस्ट में पहले 97 विषय थे, अब जो है वो कितने हो चुके हैं, 100 विषय हो चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना होगा। यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध रखता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 23 और 24 है वो बात करता है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार की, और शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आते हैं। साथियों, बात करें आपके मौलिक अधिकारों की, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन जब भारत का संविधान बना था तब कितने थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उस समय भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक हटा दिया गया। कौन सा हटाया वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है वो कौन सा मौलिक अधिकार आता है, समानता का मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का मौलिक अधिकार 14 से 18 आता है। देन उसके बाद आता है 19 से 22, 19 से 22 आता है आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। तो भैया आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आपका 19 से 22 आता है। फिर शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो हमने अभी भी देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28, तो 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। फिर आपका शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार, तो वो आपका 29 और 30 में आता है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का जो मौलिक अधिकार है वो 29 एवं 30 में आता है। अब हटाया कौन सा, तो वो हटाया था आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 31 में कौन सा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 में था। इसको हटा के अब किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत आपका आर्टिकल नंबर 31 को हटाकर क्या बनाया गया, लीगल राइट बना दिया और 300 के 1 में डाल दिया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 32 में एक मौलिक अधिकार है, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत, 226 के तहत। दोनों बातें आपको जरूर याद रखनी, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो आता है, मौलिक अधिकार आता है आर्टिकल नंबर 32 में। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं संसद के लोकसभा के स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 108 जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात अनुच्छेद नंबर 108 में तो की जाती है, लेकिन आप ये बताइए कि संसद का जो अभी नया संसद भवन भारत में बना है उसका उद्घाटन कब किया गया। तो भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। उद्घाटन किसने किया था, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भाई बात करें आपका जो भारत का जो संसद भवन है वो कितने मंजिला है, तो वो 4 मंजिला है और उसका आकार जो वो त्रिकोणीय है। ये बात आपको जरूर याद रखनी। इसमें 3 द्वार है,
3 दरवाजे हैं। भारत के संसद भवन में 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। हो सकता है क्वेश्चन ये है कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार, तीनों के तीनों द्वार है आपके कहाँ पर, भारत के नए संसद भवन में। भारत का जो नया संसद भवन है वहाँ पे राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 है, आपकी लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में, एसएससी में। और आपकी अगर संयुक्त अधिवेशन होगा, क्वेश्चन आएगा और इतना अटपटा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप बोलेंगे सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया। संयुक्त अधिवेशन में नया जो संसद भवन है वहाँ पे संयुक्त अधिवेशन में बैठने की जो व्यवस्था है वो लगभग कितनी है, तो वो है आपकी 1272 लोग संयुक्त अधिवेशन में संसद के वहाँ पे एक साथ बैठ सकते हैं। ये बात आपको डिटेल से इम्पॉर्टेंट तरीके से मेरे साथी याद रखना है। लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो आपकी राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? मोर पर आधारित है। और आपका बात करें राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो किस पर आधारित है? कमल के फूल पर। कौन सा फूल? कमल का फूल। तो कमल के फूल पर आधारित है राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा, और लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ठीक है। और संसद का जो परिसर है वहाँ पर एक वृक्ष लगाया गया, वो है आपका बरगद का वृक्ष। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का जो पुराना संसद भवन है अब उसको क्या नाम देंगे, तो पुराने संसद भवन का नाम अब हो जाएगा संविधान सदन। क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान सदन। ये क्वेश्चन भी आपसे परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरे साथी, मेरे भाई बहन, आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है, लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके नियंत्रण में होता है, तो लोकसभा का सचिवालय आपके लोकसभा के स्पीकर के नियंत्रण में होता है। ये बात भी आपसे पूछा गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ही पूछा था कि भैया आपका राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मतलब कि सीधी सीधी बात यह है कि राष्ट्रपति अपने ओर से 12 बंदे राज्यसभा में बिठा सकता है 4 क्षेत्रों से। ठीक है, चाहे वो कला है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो आपका साहित्य है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, चाहे सामाजिक सेवा है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो भारत के ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उनका नाम है जीबी मावलंकर। ये जीबी मावलंकर कौन है? तो भैया ये वो व्यक्ति है जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का मत कैसा होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का मत होता है निर्णायक मत। आपका कैसा होता है? कास्टिंग वोट होता है। तो निर्णायक मत का प्रयोग वो किसके खिलाफ करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपने कास्टिंग वोट का, निर्णायक मत का जो प्रयोग करता है वो किसी बिल के लिए या किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। ठीक है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीबी मावलंकर है। सारे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। और राज्यसभा का जो एक सदस्य होता है ना, उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। हाँ, चुनाव लड़ने की एज कितनी है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रह नहीं है। देखो यहाँ पे तो कोई भी ग्रह नहीं है, ये सभी जो है वो क्या है, ग्रह नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, पहले तो यही क्वेश्चन बनता है। तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह। प्लूटो को कब बाहर किया, तो प्लूटो को 2006 में बाहर करके अब जो है वो बौना ग्रह बना दिया गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो प्लूटो एक बौना ग्रह है और ये बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है मरकरी। मरकरी बोले तो बुध जो है हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलो अंकुर सर ये बात तो डिटेल से समझ गए, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। तो सबसे कम दिनों में सूर्य का जो रेवोल्यूशन पीरियड लगाता है, सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो बुध ग्रह करता है, मात्र और मात्र 88 दिनों में करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का वो कौन सा ग्रह जो सबसे चमकीला और सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे हॉटेस्ट है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म है, तो वो आपका वीनस है, आपका शुक्र ग्रह है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। फिर आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। अगर सूर्य के सबसे निकट पूछा है तो आपका बुध है।
सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। लेकिन अगर कल के लिए पूछा कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट है आपका शुक्र। और इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका डायमीटर, इसका आपका व्यास, इसका साइज, आकार और इसकी डेंसिटी, घनत्व लगभग अर्थ के ही बराबर जैसा है। ठीक है। और भाई आपको एक बात याद रखनी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों तक शेयर करें। जो भी इन वीडियोस को देख रहा है, सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, किस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है? तो सांझ का तारा और भोर का तारा आपका किसको कहा जाता है? आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मेरे साथ ही हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नीले ग्रह के नाम से आपका पृथ्वी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है? तो गैब्रो एक प्रकार की इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों की बात करूं तो पूछ सकता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो वो भी एक आग्नेय चट्टान है। आपकी गैब्रो है, आपकी बेसाल्ट है, ये सारी की सारी कैसी है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में आगे आने वाले सीरीज़ में डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।